students, myself Dr. Rajni S. Joshi. I have done PhD in physics and today we are going to start chapter number 3, exercise of chapter number 3. So let's start. Question number 1 is, in which of the following examples of motion can the body be considered approximately a point object? तो पहले इसमें ऐसा पूछा है कि नीचे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और देन आस्क कि भाई किस एग्जाम्पल में उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड व्हेन अ बॉडी इज कंसीडर्ड टू बी एन पॉइंट ऑब्जेक्ट. हम कब उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं कि कंडीशन हमको पता होनी चाहिए. तो लेट्स सी दिस अ डेफिनेशन. इफ द ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द लार्ज डिस्टेंस, मतलब कि हम लोग जब इसका अच्छा सा एग्जांपल कैसा है कि जब व्हेन वी ट्रैवल इन अ प्लेन एरोप्लेन राइट, एट द टाइम फ्लाइट में हम बैठे होते हैं, हम नीचे देखते हैं तो हमको जो घर हैं, जो बिल्डिंग से बड़ी बड़ी, वो छोटी छोटी पॉइंट जैसे दिखाई देती हैं. तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल. इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं जो चीजों को, वो बहुत दूर है. जो ऑब्जर्वर है वो बहुत दूर है उस ऑब्जेक्ट से. तो वो ऑब्जेक्ट हमको कैसे दिखाई देगा? वो ऑब्जेक्ट हमको एक पॉइंट साइज दिखाई देगा. विल नॉट बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट. उसका पूरा स्ट्रक्चर हम अच्छे से देख नहीं पाएंगे राइट. तो तब हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे. दूसरी बात ये है और here it is or the object in the motion is large as compared to its size. मतलब कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो इस साइज से कंपैरिजन में जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल कर रहा है वो बहुत बड़ा है. जैसे मैं यहाँ से लेके गुजरात से लेके अगर यूपी तक पैदल जाऊं और देखूं कि भाई डिस्टेंस इतना ज्यादा है और मैं जितना ट्रैवल कर रही हूँ तो डिस्टेंस से मैं अपनी साइज को कंपेयर करूंगी तो वो कैसी होगी? बहुत छोटी होगी. ठीक है, इट विल बी वेरी स्मॉल. तो हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं. हमने फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में वो भी देखा था सिग्निफिकेंट डिजिट वाला कि हम जब एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो बहुत छोटा अगर एडिशन होता है तो वो टर्म तो कैलकुलेशन में आता ही नहीं है. एक दो सम्स हमने वैसे वहां पे भी देखे थे. ठीक है, सो अब हमको समझ में आ गया कि हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कब बोल सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट एग्जांपल. A railway carrier is moving without jerk between two stations. ठीक है, तो अगर रेलवे कैरियर है, दिस इज अ रेलवे कैरियर, वो ट्रैवल कर रहा है विदाउट जर्क. क्या लिखा हुआ है? विदाउट जर्क. तो सी दिस कैरियर इज ट्रैवलिंग, वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. अगर ये जो टू स्टेशंस हैं, जो दो स्टेशंस हैं जहां पे वो रुकता है, वो अगर एक दूसरे से दूर है, टू स्टेशंस आर फार अपार्ट, दे आर फार अपार्ट, एक दूसरे से दूर हैं, तब हम जो रेलवे कैरियर्स उसको क्या बोल सकते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जब वो मोशन कर रहा है तब डिस्टेंस ज्यादा है, तब जो ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या बोल सकते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं. ठीक है, तो रेलवे कैरियर्स कैन बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. नाउ बी, व्हाट इज बी? ओके, अ मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ मैन साइक्लिंग स्मूथली ऑन सर्कुलर ट्रैक. अब ये देखो, एक सर्कुलर ट्रैक है. ठीक है, एक आदमी यहाँ पे साइकिल चला रहा है और उसके ऊपर मंकी बैठा हुआ है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे उन्होंने कंडीशन बताई है, ही इज गोइंग स्मूथली. अगर वो स्मूथली जा रहा है तो स्मूथली जाने के लिए क्या होना चाहिए? वो जो सर्कल है उसका रेडियस बड़ा होना चाहिए. अगर रेडियस बड़ा होगा तो ही वो मंकी और वो मैन, साइकिल मैन इज गोइंग स्मूथली. अदरवाइज अगर शार्पली छोटा सा टर्न लेते तो वो गिर जाते हैं. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जो डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है, इसीलिए वो मंकी गिर भी नहीं रहा है. इसीलिए जब वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ा है, अगर लार्ज है, तो हम मंकी को क्या बोल सकते हैं? वी कैन टेक अ मंकी एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. तो इफ इट इज moving smoothly, if it is moving smoothly, it means radius is large. ठीक है, radius is large, so monkey can be considered as कैसा? पॉइंट ऑब्जेक्ट. तो हम मंकी को कैसे मान सकते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं. यहाँ पर भी हमने देखा था. नाउ सी, ओके, इफ यू नो दिस डेफिनेशन, अगर इसको तुम याद रखते हो तो तुम कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, थर्ड नंबर, अ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न्स शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड. एक स्पिनिंग क्रिकेट बॉल है, एक बॉल है जो स्पिन कर रही है. अब स्पिन तो मुझसे ज्यादा बेटर आपको पता होगा.
स्पिन का मतलब क्या होता है, हम ऐसे फेंकते हैं वो ऐसे भी घूम के जा सकती है, ठीक है। ये ग्राउंड है, वो स्पिन करके नीचे गिर रही है, जब वो ग्राउंड पे गिरेगी तो फ्रिक्शन डेवलप होगा। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, इट रेजिस्ट द मोशन, इट रेजिस्ट द मोशन, इट रेजिस्ट द मोशन, वो मोशन को रोकती है, ठीक है। अगर वो बॉल ऐसे गिरने जा रही होगी तो उसको रोक के घिसड़ते हैं, हम बोलते हैं फ्रिक्शन, गिर गए हम लोग। हम बोलते हैं कि पेन से मैं क्यों लिख पा रही हूँ बोर्ड पे, ड्यू टू फ्रिक्शन, वरना क्या होता, आई वोंट बी एबल टू राइट द वर्ड्स, मैं हाथ ऐसे ही चलते रहते अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो। हम चप्पल पहनते हैं, हम व्हीकल्स चलाते हैं तो टायर में फ्रिक्शन होता है, उसी की वजह से हम चल सकते हैं। हम ऐसा बोलते हैं कि वो मोशन को रेजिस्ट करता है, मगर फिर भी वो मोशन को परफेक्ट डायरेक्शन में होने में हेल्प भी करता है। तो अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब कि जो बॉल का जो साइज है वो मैटर कर रहा है, इफ फ्रिक्शन इज डेवलपिंग, ठीक है। ये हम फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे तो हम विल स्टडी इन डिटेल कि फ्रिक्शन क्या होता है। मगर अगर वो हमको हेल्प कर रहा है उसको मोशन को होने में, तो हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते, नो, इट कांट बी कंसिडर्ड एज, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसकी जो साइज है उसकी वजह से कोई मोशन हो रहा है। Point object, right? And last one, that is D. What is last? Last is a tumbling beaker that has slipped off the edge of the table. अब एक टेबल है, see I'm drawing here a table, ये टेबल है, यहाँ पे कोई टम्बलर रखा हुआ है, वो फील है कि नहीं है, we don't want to know that कि वो पानी से भरा हुआ है कि नहीं, मगर अगर ये यहाँ से गिर रहा है, ठीक है, तो ये इसकी साइज की वजह से ही वो टॉपलिंग इफेक्ट मिलेगा। टॉपलिंग इफेक्ट मतलब कि वो टेढ़ा होकर इस तरह नीचे गिरेगा ड्यू टू इट्स साइज। अगर वो बॉल होता तो नीचे से गिर जाता, छोटा सा होता तो बीकर की साइज की वजह से इट विल गेट एन टॉपलिंग इफेक्ट। टॉपलिंग मतलब वो ऐसे नीचे गिरेगा, और अगर उसकी साइज की वजह से कोई भी मोशन हो रहा है तो वी कांट कंसीडर इट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इट इज हैविंग toppling effect due to its size, so it is not a point object, इसीलिए वो point object नहीं है, it is not a point object. So in first and in second case we got that in both the cases they were point object, but in third and fourth cases there is a motion due to its size, therefore it is not a point object. Okay, let's move with the second example. Now friends, we are moving on to second question, that is 3.2. second question में बोला है, they have given a position time graph of two children A and B returning from their school O. This is school O, दोनों की सेम स्कूल थी, वो O स्कूल पे थे, अब वो अपने घर जा रहे हैं, and they are denoted as P and Q. This is P and this is Q, ठीक है। Now respectively shown in figure, figure is given, this figure is given, but extra this dotted line I have added here, तो आप अच्छे से उसको समझ पाएं। Choose the correct entries in the bracket below. Now first question is A and B lives closer to the school than B or A. अब ये स्लैश ये बता रहा है कि आपको एक कट करना है। अब यहाँ देखिए A और B lives closer, who lives closer, यहाँ आपको दिख रहा है, डिस्टेंस का ग्राफ है ये, तो ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, इट इज वेरी ऑब्वियस। P किसका घर है, A का, Q किसका घर है, मतलब ये P यहाँ पे P किसका घर है, A का, Q किसका घर है, B का, तो यहाँ पे डॉटेड लाइन बुक पे नहीं है, आई हैव मेड दिस लाइन, दिस इज A का पाथ है, ये B का पाथ है, तो P इज नियरर, मतलब A का घर B के घर से नजदीक है, तो आई विल कट दिस, A lives closer than B, B का घर A के घर से दूर है, या फिर हम बोल सकते हैं A का घर B के घर से नजदीक है। सेकंड क्वेश्चन, A B में से who starts from the school earlier than B और A, कौन स्कूल से जल्दी निकला, तो देखो ये टाइम स्केल है, तो कौन जल्दी निकला, A पहले निकला था, उसके बाद टाइम थोड़ा आगे बढ़ा, यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो डिस्टेंस इंक्रीज होगा, यहाँ पे आगे जाते हैं तो टाइम इंक्रीज होता है, तो A कैसे निकला, A पहले निकला और B उसके बाद निकला है, ठीक है, तो A starts earlier from the school then B, it is very obvious, so we'll cut this, A starts earlier from the school then B, okay, बस ये ग्राफ अगर हम अच्छी तरह देखते हैं तो we'll get the information. Next one,
ए बी वॉक फास्टर देन बी। कौन जल्दी चल रहा है? नाउ इट कम्स टू स्पीड। ठीक है, ये जो ग्राफ दे रखा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, यहाँ पे हमको हमारा बेसिक्स यूज करना पड़ेगा कि व्हाट इज स्पीड। तो स्पीड क्या होता है? जब डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में से हम लोग स्लोप लेते हैं, दैट इज कॉल्ड अवर स्पीड। ठीक है, तो स्पीड किसकी ज्यादा है? देखो ये जो एंगल है ये छोटा बनेगा, ये एंगल बड़ा बनेगा। यहाँ पे अगर दो हाथ भी मैंने फिंगर्स रखी छोटी है, यहाँ पे जाने का उसको ब्रॉड करनी पड़ेगी। तो ये जो थीटा है व्हाट इज दैट? दैट इज एक्चुअली हम बोलते हैं ना tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप, दैट इज स्लोप। तो ये थीटा बड़ा होगा, मतलब जो थीटा बड़ा है उसका स्लोप ज्यादा है, तो उसकी स्पीड भी ज्यादा है। तो बी जल्दी चल रहा है ए से। ओके, तो बी वॉक फास्टर देन ए। ओके, D1 A and B reaches home at the same time or different time। क्या वो सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं, अलग अलग टाइम पे पहुंच रहे हैं? देखो ये तो डिस्टेंस का स्केल था, ये और ये पॉइंट और ये पॉइंट, ए का घर ये बी का घर, वो डिस्टेंस का अलग अलग है, मगर घर पहुंचने का टाइम क्या दे रखा है यहाँ पे? सेम है। टी ए भी उसी टाइम पे पहुंचा है, मतलब सेम टाइम है ए के लिए भी और बी के लिए भी। तो वो घर कैसे टाइम पे पहुंचते हैं? ए एंड बी रीचेस होम एट द सेम टाइम, डिफरेंट टाइम पे नहीं पहुंच रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वन, लास्ट वन, ए बी ओवरटेक्स बी ए ऑन द रोड वंस या ट्वाइस। अब देखो ए पहले निकला था घर से, बी उसके बाद निकला, फिर भी वो फटाफट चला और वो एक जगह ए को टकराया उसने। इसका मतलब क्या हुआ? किसने किसको ओवरटेक किया? ए तो चल रहा था, वो बहुत पहले निकला था, बी उसके बाद निकला, फिर भी ए से आगे चलने लग गया। हमने ऊपर बोला है कि बी की स्पीड, बी ओवरटेक्स ए ऑन द रोड कितनी बार? वंस ओनली, सिर्फ एक ही इंटरसेक्ट पॉइंट है इसीलिए। ओके, तो ऑल द 5 आर क्लियर टू यू। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। नाउ वी आर डूइंग थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, अ वुमन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एट 9 AM। शी स्टार्ट्स at 9 AM। From home, she walks with a speed of 5 किलोमीटर पर आवर। तो she walks कितने कैसे चल रही हो? She walks at 5 किलोमीटर पर आवर। तो KHP भी लिखा जाता है, ठीक है, और उसको ऐसे भी लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर। ओके, नाउ ऑन अ स्ट्रेट रोड अप टू अवर ऑफिस, उसकी ऑफिस का डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर। ऑफिस कितनी दूर है? ऑफिस डिस्टेंस इज 2.5 किलोमीटर। ओके, नाउ वो ऑफिस पे स्टे करती है 5 PM तक। टिल 5 PM शी इज एट ऑफिस। नाउ एंड रिटर्न्स होम बाय एन ऑटो विद द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। जब वो गई थी, तब वो पैदल गई थी, इसीलिए उसकी स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर। while returning she takes auto। तो उसकी स्पीड कितनी हो गई? 25 किलोमीटर पर आवर। ऑटो में जा रहे थे इसलिए उस स्पीड से वो वापस आई with a speed of 25। choose the suitable scales for plot x versus t। यहाँ पे हमको x versus t का ग्राफ बनाना है। दिस इज t, दिस इज x। तो हमको बनाना है कि भी x versus t के ग्राफ में बताना है कि वो किस टाइम पे वो कहाँ थी। तो उसके लिए हमको कौन से स्केल्स लेनी पड़ेगी वो सब हमको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि वो 9 बजे कहाँ थी? एट 9 o'clock वो घर पे थी। तो हम ग्राफ स्टार्ट करेंगे 9 o'clock से। शी वॉज एट होम। 9 o'clock को कहाँ थी? वो घर पे थी। अब उसके बाद ये डिस्टेंस बता रहा है, तो आई एम टेकिंग हियर 1, दिस इज माय 2 एंड दिस इज माय 3। तो दिस इज माय 2.5 एंड दिस इज 1.5 एंड दिस इज 0.5। दिस इज इन किलोमीटर्स। ये लिखना बहुत जरूरी होता है कि हमने जो बनाया वो किस में है? किलोमीटर्स में है। तो हमने यहाँ पे किलोमीटर बना दिया। हमने पहला पॉइंट हमको पता चल गया कि यहाँ पे अब वो जब ऑफिस पहुंची, मतलब 9 बजे वो अगर घर से निकली थी, शी स्टार्टेड एट 9, तो उसको ऑफिस पहुंचने में कितनी देर लगेगी? अब यहाँ पे देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि वो वॉक कर रही थी कितनी स्पीड से? 5 किलोमीटर से। और कितना दूर है उसका जो ऑफिस है वो? 5 किलोमीटर। तो उसको कितना टाइम लगेगा उस ड्यूरेशन में? तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस
अपॉन टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। हियर हमको क्या चाहिए, टाइम चाहिए, तो व्हाट विल बी टाइम, टाइम इज इक्वल टू हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 2.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड व्हाट इज द स्पीड, स्पीड इज 5 किलोमीटर, सॉरी इट इज किलोमीटर एंड दिस इज किलोमीटर पर आवर, तो इसका आंसर आएगा 1/2, 1/2 आर, 1/2 आर मतलब कितना होता है 30 मिनट्स, so it is what 30 मिनट्स, ओके, मतलब उसको ऑफिस पहुंचने में कितनी देर लगी, 30 मिनट्स लगे। तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, हमने 9 AM से स्टार्ट किया था, दिस इज 10, 11, 12, यहाँ हम PM कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो अब 9:30 को मतलब इधर एग्जैक्टली, तो यहाँ पे मैं नीचे एरो बनाती हूँ तो इट विल बी इजी फॉर यू, 9:30 AM, वो कहाँ पे है, शी विल बी एट हियर, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, 2.5 किलोमीटर ट्रैवल किया 9:30 के टाइम में, उसको हम यहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट, अब वो 9:30 से लेके 5 o'clock तक ऑफिस में थी, तो वो एक ही जगह पे थी एट रेस्ट, तो 5 o'clock तक वो कहाँ थी, ऑफिस में थी। ये ग्राफ मैं आपके सामने इसीलिए बना रही हूँ ताकि आप भी देख सको कैसे हम उसको बनाते हैं। तो ये कहाँ था, शी वॉज इन ऑफिस, इतने टाइम तक शी वॉज इन ऑफिस, ओके। अब यहां से शाम को 5 बजे वो ऑफिस से निकली, तब उसने ऑटो लिया था, तो सिमिलरली ये तो कहा था, ये था वाइल गोइंग, वाइल गोइंग, ठीक है। अब हम वाइल रिटर्निंग देखते हैं, सो वाइल रिटर्निंग, वाइल रिटर्निंग विल डू द सेम थिंग, 5 बजे वो निकली थी तो उसके साथ कितना टाइम हो के बाद वो घर पहुंची होगी, तो विल डू द सेम थिंग, स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम हम यहाँ पे लिखते हैं, सो वी नीड टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन द स्पीड, सो व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, घर जाते समय भी और वापस आते समय, है ना, हमारे लिए ऐसा नहीं होता हम सब्जी वब्जी लेने चले जाते हैं कहीं घूमने दोस्तों के साथ, वैसे नहीं होता है, कुछ लोग सीधे सीधे भी होते हैं, सीधे सीधे आते हैं सीधे सीधे जाते हैं, उनके लिए डिस्टेंस चेंज नहीं होता है। 2.5 किलोमीटर, स्पीड अब कितनी थी, यहाँ पे स्पीड थी उसकी 25 किलोमीटर पर आवर, तो इसका हो जाएगा 1/10 आर, 1/10 आर मतलब क्या होता है, 1 आवर के अंदर कितने मिनट्स होती है, 60 मिनट्स, ठीक है, आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1/10 मतलब 60 मिनट्स, तो उसको वापस घर पहुंचने में लगे 6 मिनट, तो जब वो यहाँ पे थी ऑफिस पे, ठीक है, वहां से वो घर पहुंची, तो यहाँ पे मैं बना देती हूँ 6 मिनट, इससे भी और पास में बना सकते हैं हम लोग, यहाँ पे दिस इज अवर 5.600 PM, ठीक है, यहाँ पे बना दिया, तो ये पॉइंट के बाद वो यहाँ पे पहुंच गई घर पे, दिस वॉज द क्वेश्चन, तो दिस इज द ग्राफ, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, यही हमको पूछा था, दिस वॉज रिक्वायर्ड ग्राफ, कि हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, तो पहला पॉइंट हमने प्लॉट किया जब वो घर पे थी, हमने लाइन कैसे खींची, ये पॉइंट जो लिया वो कैसे लिया, ये वो पॉइंट है जब वो ऑफिस पहुंच गई थी, वो पॉइंट ड्यूरेशन में 30 मिनट्स ज्यादा, यहाँ पे 9 थे 9:30 हो गए, क्यों हो गए, क्योंकि उतना टाइम उसको पहुंचने में लगा, 9:30 से लेके वो 5 o'clock तक ऑफिस में थी, 5 o'clock को निकली घर ऑफिस से और 5:06 पे वापस घर पे पहुंच गई, तो दिस वाज द क्वेश्चन, ठीक है, स्टार्ट एट 9, वो वॉक करके गई, 5 किलोमीटर पर आवर लगे, ऑफिस डिस्टेंस 2.5 था, वापस निकली 5 बजे, कितनी स्पीड से, 25 की स्पीड से, तो पहले हमने जाने के टाइम पे 9 प्लस के लिए हमने टाइम ढूंढा कि 9 घर से निकलने का टाइम प्लस ऑफिस पहुंचने का टाइम क्या होगा, वो इससे हमने फाइंड किया, यहाँ हमने उसको प्लस कर दिया 9 से, वी गॉट 9:30 से लेके 5 o'clock तक, 5 o'clock के बाद हमने फिर से देखा बाहर निकलने के बाद वो कितने किलोमीटर ट्रैवल किया और कितने डिस्टेंस से किया, उससे हमको फिर से टाइम मिल गया, अगेन वी आर कैलकुलेटिंग दैट इन मिनट, और 5 के बाद 5 मिनट 5:06 पे वापस घर पहुंच गए, दिस वाज द आंसर एंड दिस वाज द रिक्वायर्ड ग्राफ, यू कैन फॉलो इट लाइक दिस, ओके, एंड दिस आर द थिंग्स व्हिच आई रोट हियर, दे आर गिवन थिंग्स। फिजिक्स में आपको कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपको पहले रीड करना पड़ेगा कि व्हाट इज द गिवन थिंग, अगर आपने गिवन परफेक्टली लिखा है सो यू विल गेट फुल मार्क्स, यू विल सॉल्व इट वेरी इजीली,
Okay, please write it down. Now students, this is a very interesting question कि यहाँ पे एक ड्रंकियर्ड की बात हो रही है. A drunkard walking in a narrow lane takes 5 steps forward and 3 steps backward. Forward again 5 steps forward and 6 steps backward. So on. Each step is 1 meter long and require 1 second. Plot the graph of x versus t of this motion. Determine the graphical and otherwise how long the drunkard takes to fall in a pit 13 meter away from the start. अब हमें बात हो रही है ड्रंकयार्ड की, मतलब उसने दारू पी रखा है. वो ड्रंकयार्ड क्या कर रहा है, हमेशा वो क्या करता है, हर 5 मिनट तक 5 स्टेप आगे आता है, फिर वापस पीछे आ जाता है. वह 5 स्टेप आगे आता है, 3 स्टेप पीछे आ जाता है. हर एक बार हर स्टेप लेने में उसको 1 सेकेंड लगता है और हर एक स्टेप 1 मीटर का है. हर एक स्टेप 1 मीटर चलता है वो, और हर एक स्टेप लेने में उसको लगते हैं 1 सेकेंड. ईच स्टेप, वेट आई राइट इट डाउन फॉर यू सो इट विल बी इजी. Each step is of 1 meter और टाइम टेकन, ईच स्टेप में जो टाइम टेकन है वो है 1 सेकेंड. हर एक स्टेप पे वो हर एक सेकेंड उसको लगता है एक स्टेप लेने में, ठीक है. और हर एक 5 स्टेप के बाद 5 स्टेप वो आगे बढ़ता है, 5 स्टेप वो आगे बढ़ता है और 3 स्टेप वापस से वो पीछे आ जाता है. जब भी वो चलना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, वो पहले 5 स्टेप आगे बढ़ता है, वापस 3 स्टेप आ जाता है. इसको अगर हम ग्राफिकल नोटेशन में बताना चाहे तो कैसे करेंगे, ये तो ग्राफिकल, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है, प्लॉट ग्राफ की कैसे प्लॉट करना है. अभी अगर मैं तुमको बताऊं कि x डिस्टेंस है वो यहाँ पे चल रहा है, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. तो यहाँ पे जब वो 0 से स्टार्ट करता है तब वो 5 स्टेप आगे जाता है और वापस 3 स्टेप वो वापस आ जाता है, मतलब प्लस 5 स्टेप माइनस 3 स्टेप. तो पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब वो आगे जाएगा पीछे जाएगा, उसका डिस्टेंस तो ज्यादा होगा, फिर वापस आएगा तो कम हो जाएगा, मगर टाइम तो काउंट होगा ना. आगे जाने में जो 5 स्टेप लगे हैं तब 5 सेकेंड होंगे, वापस आने में 3 सेकेंड लगे तो वो टाइम तो काउंट होगा. इसलिए हम इसको टाइम में कैसे लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 8 सेकेंड तक उसको कितना आगे बढ़ेगा, वो 2 मीटर. वैसे हम उसको आगे कंटिन्यू करें कि अगर 8 से लेके 16 सेकेंड तक वो कितना स्टेप और आगे बढ़ेगा, 4 मीटर. t से लेके 16 से लेके 24 सेकेंड तक वो कहाँ आगे बढ़ेगा, और ज़्यादा 6 मीटर. उसके बाद 24 सेकेंड से लेके 32 सेकेंड्स तक वो 8 मीटर आगे बढ़ेगा, ठीक है. उसके बाद t इज इक्वल टू 32 सेकेंड से लेके जब वो आगे बढ़ेगा 5 स्टेप आगे बढ़ेगा, कितने मिनट में, 5 मिनट में. तब क्या 5 सेकेंड में. तब क्या बताया है हमको, तब ये बताया है कि जब वो 5 सेकेंड आगे बढ़ता है. यहाँ पे एक चीज और है कि 30 मिनट के बाद 30 मीटर के बाद पिट है. अगर वो 30 मीटर चल लेता है आगे, उसके बाद एक पिट है जहाँ पे वो गिर जाएगा. तो जब वो 32 के बाद आगे 5 स्टेप बढ़ाएगा तब कितना हो जाएगा उसका मीटर, देखो यहाँ पे 8 अगेन 5 स्टेप आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 30 मीटर. 30 मीटर के बाद तो वापस आने की कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि 30 मिनट के बाद क्या था, एक गड्ढा था जहाँ वो गिर जाएगा, ठीक है. फिर से मैं समझा रही हूँ कि क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ड्रंकयार्ड है, वो हर बार जब वो खड़ा होता है वो 5 स्टेप आगे बढ़ता है, एक स्टेप उसका 1 मीटर का है, और वो लड़खड़ा के 3 स्टेप पीछे हो जाता है. तो उसमें टाइम और हर एक स्टेप लेने में उसको 1 सेकेंड लगता है. Each step is of 1 meter and time taken in that step is 1 second. तो 5 स्टेप वो आगे बढ़ रहा है, 3 स्टेप वापस हो जा रहा है. मतलब कि 8 मिनट के ड्यूरेशन में अगर हम उसके ओरिजिन से डिस्टेंस काउंट करें तो 2 मीटर ही हो पा रहा है. 5 सेकंड जाने के लिए, वापस आने के लिए 3 सेकंड, तो वापस 2 मिनट. तो उसी तरह से हम कैलकुलेशन करते जाएं तो 0 से लेके 8 सेकंड तक 2 मीटर ही जा पाएगा वो. 8 से लेके 16 सेकंड तक 4 मीटर ही जा पाएगा. 16 से लेके 24 सेकंड तक 6 मीटर जा पाएगा. 24 से लेके 30 तक 8 मीटर जा पाएगा. और 32 से जब वो 32 सेकंड हो जाएगी उसके बाद वो 5 स्टेप चलेगा तो 5वें स्टेप पे तो खड्डा आ जाएगा, क्योंकि जहां से उसने स्टार्ट किया ना चलना वहां से 13 मीटर की दूरी पे एक खड्डा है जहां वो गिर जाएगा, तो वापस आने का ऑप्शन नहीं रहता है उसके पास, ठीक है. तो दिस इज द थिंग. ये हमने डिस्टेंस भी देख लिया, हमने टाइम भी देख लिया कि 0 पे वो कहाँ था, 8 सेकंड पे वो कहाँ होगा, 16 सेकंड पे उसने कितना ट्रैवल किया, 24 सेकंड पे उसने कितना देखा, 32 में कितना हुआ. मतलब हमको ये पता है कि हर एक सेकंड में वो कहाँ जा रहा है, तो उसका हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं. सो आई विल प्लॉट अ ग्राफ फॉर यू.
सो वी आर प्लॉटिंग द ग्राफ जो हमको पूछा था, ठीक है, दिस इज x एंड दिस इज t। ग्राफ प्लॉट करने से पहले आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द कोऑर्डिनेट्स कि हम उसको कैसे प्लॉट करेंगे। सो विल राइट डाउन द कोऑर्डिनेट। देखो 0 टाइम पे वो कहाँ था, 0 पे ही था। उसके बाद जब वो 5 सेकेंड आगे बढ़ा तो कितने मीटर आगे बढ़ा, 5 मीटर। आगे के वो 3 वापस आ गया, मतलब 5 मीटर बढ़ के वो 3 वापस आ गया, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 2 मीटर और टाइम हो जाएगा 1। उसके बाद ये आगे वाला जो कोऑर्डिनेट है वो टाइम बता रहा है, टाइम स्केल। पीछे वाला कोऑर्डिनेट है वो डिस्टेंस बता रहा है। तो 5 स्टेप आगे बढ़ने के बाद हमने बोला था यहाँ पे कि वो 3 स्टेप पीछे आ जाता है, इसीलिए 5 से क्या हो गया, 2 हो गया। वापस से टाइम तो देखो प्राइम बढ़ता ही जाएगा, चाहे वो आगे जाए या फिर पीछे जाए। फिर 5 स्टेप जब आगे आया तो यहाँ पे हो गया 7 एंड दिस इज 13। फिर वो जब और आगे आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 स्टेप आगे -3, 4 और टाइम और आगे बढ़ेगा, दैट इज 16। उसके बाद 21 and 9. I am writing all the coordinates, then I will explain you. ठीक है, see now, this is showing the time, this is showing the distance. टाइम बढ़ता ही जाएगा, डिस्टेंस आगे होगा पीछे होगा। 0 टाइम पे हमने 5 सेकेंड प्लस हुए तो उसने 5 मीटर कवर किया, और 3 सेकेंड बाद उसने 8 सेकेंड हो गए, मगर डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि वो 3 स्टेप पीछे आ गया। फिर उसने 3 स्टेप आने के बाद मतलब 2 मीटर पे फिर से उसने 2 स्टेप आगे बढ़ाए, दैट इज +5, तो यहाँ पे हो गया 7। टाइम हमेशा बढ़ता जाएगा, इसलिए यहाँ पे हो गया 7 और यहाँ पे हो गया 13, क्योंकि 5 स्टेप के लिए 5 सेकेंड मिले। 4 के बाद यहाँ के बाद वो वापस लड़खड़ा के -3 हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया 4। यहाँ पे फिर यहाँ पे 3 मीटर आगे बढ़ा तो यहाँ पे पीछे आया, पर टाइम उसके लिए उतना ही हो गया, मतलब ये माइनस का मतलब पीछे आ रहा है। फिर वापस आने के बाद फिर वो 3 स्टेप आगे बढ़ेगा तो 9 मीटर कवर कर रहा है। फिर वो 5 स्टेप आगे बढ़ेगा तो 9 हो जा रहा है, 3 स्टेप पीछे आएगा, फिर 6 हो गया। यहाँ फिर वो 5 स्टेप आगे बढ़ेगा, इसलिए 11 हो गया। 11 के बाद क्या होगा, वो फिर से 3 स्टेप पीछे आ जाएगा, मतलब हर 5 स्टेप के बाद वो 3 स्टेप पीछे आएगा, तो वापस से हो गया 8। इसके बाद फिर से वो 5 स्टेप आगे बढ़ेगा, पर इससे आगे जाने के लिए उसके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 13 मीटर पे क्या है, एक खड्डा है, इसलिए वो खड्डे में गिर जाएगा, इसलिए हमको यहाँ ग्राफ स्टॉप करना पड़ेगा। तो हमको जो क्वेश्चन भी पूछा था कि भाई 13 सेकेंड वो कितने देर के बाद रुक जाएगा या खड्डे में गिर जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं आफ्टर 37 seconds he will fall in pit। ठीक है, अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब यहाँ पे देखो एक्सिस देख लो, ये वाली हमारी एक्सिस है, ये वाली वाई एक्सिस है। हमको कहाँ पे चाहिए, 29, 37 तक चाहिए, तो हम लोग यहाँ कैसे ले सकते हैं, 5, दिस इज 10, दिस इज 15, दिस इज 20 एंड 25, और इसको आगे करना पड़ेगा, दिस इज 30 एंड 35। 37 वाला तो फिर वो गिर जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये एक्सेस थोड़ी सी और कम पड़ रही है, तो लेट मी ड्रॉ इट अगेन। यहाँ पे हम लेते हैं 5, दिस इज 10, दिस इज 15, दिस इज 20, दिस इज 25, दिस इज 30, दिस इज 35 एंड दिस इज 40। ओके, दिस इज इट सेकेंड एंड दिस शोज टाइम। ये एक्सिस क्या बता रही है, टाइम बता रही है। ये वाली एक्सिस बता रही है डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बता रही है, ठीक है, डिस्टेंस, एंड दिस इज इन मीटर। मैंने हमेशा बताया था कि आप जो एक्सेस बनाओगे उसमें किस में लिखा है आपको दोनों साइड लिखना पड़ेगा, जब प्रैक्टिकल में भी आप ग्राफ बनाते हो उस टाइम पे भी। अब यहाँ हमको 0 से लेके 13 लेना है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and this is 13। ओके, सो वी विल प्लॉट द ग्राफ। कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, इसलिए ग्राफ बहुत इजी हो जाएगा। पहला 0 0, तो इट इज हियर। सेकंड इज 5 5, तो इट विल बी हियर, ठीक है। थर्ड इज 8 and 2, तो यहाँ पे दिस इज 8 and दिस इज 2, मीन्स इट इज हियर। मतलब पहले क्या क्या,
वो आगे बढ़ा, फिर वो वापस आया, फिर 8 के बाद 13 और 7, तो दिस इज 13 और कहाँ तक जाना है 7 तक, मतलब यहाँ तक, तो दिस इज 13। फिर वो क्या बढ़ा, फिर से वो आगे बढ़ा 5 मीटर, फिर बाद में फिर से वो 3 वापस आएगा ना 5 आगे बढ़ने के बाद, तो 4 एंड 16, तो दिस इज 16 एंड दिस इज 4, तो हियर वापस वो वापस आता है 16 पे, ओके। फिर से क्या होगा, फिर से 5 मिनट में वो आगे बढ़ेगा, मतलब दिस विल बी 21, यहाँ से 21 से लेके यहाँ पे आएगा पॉइंट 21 है 9, तो 9। आप ग्राफ पेपर में या नोटबुक में इसको प्लॉट करोगे तो ये बहुत अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। 21 है 9, राइट डाउन हियर, तो ज्यादा अच्छे से आपको दिखेगा, ओके। उसके बाद क्या पूरे था 24 एंड 6, 24 एंड 6, this is 6 and this is 24, it will be here, वापस वो आ गया, ठीक है। तो यहाँ हर बार क्या हो रहा है, +5 -3 +5 -3 +5 -3। अब नेक्स्ट पॉइंट इज 29 and 11, so 29 and 11, so it will be here, यहाँ पे ग्राफ जाएगा। फिर 29 and 11 हो गया, 32 and 8, this is 32 and it will go to 8, here it will fall down here, फिर है 37 and 13, so this is 37 and 13, ठीक है, तो it will go here। उसके बाद यहाँ पे तो क्या है, उसके बाद he will fall in pit, will falling in, actually this answer, this is very easy actually, बट क्या होता है कि थोड़ा सा यहाँ पे क्लमजी हो जाते हैं कैलकुलेशन करते हैं तब, मगर अगर आप इस तरह कोऑर्डिनेट बना के कैलकुलेशन करोगे तो ये बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, इट्स वेरी इजी। ये कोऑर्डिनेट्स आप एक रफ पेज में बना लेना और फिर बाद में हर एक पॉइंट पे आप उसके कोऑर्डिनेट्स लिख देना और इस तरह आप उसको बता भी सकते हो, ठीक है। थैंक यू। इस लेक्चर में हम 1 to 4 ही ले रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो ग्राफिकल वाला सेक्शन था कि हमको एक्स वर्सेस टी के ग्राफ कैसे प्लॉट करने होते हैं वो हम खत्म कर रहे हैं। अप टिल नाउ वी हैव डन 4 सम्स एंड ऑल द 4 सम्स वी हैव एक्सप्लेन्ड, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द ग्राफ ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे होता है, व्हाट आर द ways to do that and which are the different types of sum can be asked. So we are completing 4. Thank you.